साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो है घोषणा की थी और उसी संबंध में मेरा आज का यह वीडियो है। साथियों, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पानी जो है दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के संयोजन से बनता है। और जहाँ तक ग्रीन हाइड्रोजन का संबंध है, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन करके या कहें कि अलग करके जिस हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है उसे ही हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इस प्रकार ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है और जिसे नवीकरणीय ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए जो है बनाया जाता है। इस मिशन का जो उद्देश्य है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक प्रकार से वैश्विक हब बनाना है। इस मिशन से जो है कच्चा तेल है, कोयला आदि के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत का भी अनुमान लगाया गया है। और यह मिशन जो है भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद करेगा। और सरकार ने इस मिशन के लिए अभी जो है 19,744 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया है। और मिशन से 2030 तक निम्नलिखित संभावित परिणाम प्राप्त होने की भी आशा की गई है। और ये जो परिणाम हैं उसमें है देश में लगभग 125 GW यानी 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इसमें कुल निवेश करना और 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना और कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT मिलियन मीट्रिक टन की जो है कमी लाना इसमें शामिल है। और मिशन से विभिन्न प्रकार के जो लाभ प्राप्त होंगे उसमें ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के अवसरों का सृजन करना। ऐसा होने पर आयातित जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल पर है हमारी निर्भरता कम होगी। और साथ ही सरकार का लक्ष्य जो है 2070 तक 2070 तक शून्य उत्सर्जन को हासिल करने का भी है। साथियों, इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में वाहनों और इस्पात तथा तेल शोधन संयंत्रों में किया जाएगा, यानी ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है। और इसके अलावा औद्योगिक आवागमन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में इससे कमी आएगी और आयातित जो जीवाश्म ईंधन और फीड स्टॉक पर जो है निर्भरता हमारी कम होगी। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का इससे विकास होगा और जैसा पहले उल्लेख किया कि रोजगार अवसरों का सृजन होगा और अत्याधुनिक जो है तकनीकों का विकास भी इस मिशन के उद्देश्यों में शामिल है। यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी है और यह उल्लेखनीय भी है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो है कम से कम 5 MMT प्रतिवर्ष तक पहुंचने की संभावना है और जिसमें लगभग 125 GW की संबद्ध अक्षय ऊर्जा शामिल है, यानी 125 गीगावाट की जो अक्षय ऊर्जा इसमें शामिल है। और 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश होने का जो है लक्ष्य रखा गया है। साथियों, यही नहीं, 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT की कमी आने की भी संभावना व्यक्त की गई है।
और जहां मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तरदायी होगा। यानी इस मिशन को के कार्यान्वयन की जो जिम्मेदारी है उसको नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को दी गई है। तो वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के सभी जो संबंधित मंत्रालय हैं, विभाग हैं, एजेंसियां और संस्थान हैं, वे भी इस मिशन के उद्देश्यों की सफल उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित और समन्वित कदम उठाएंगे। यानी इन सब की जो है जिम्मेदारी होगी, दायित्व होगा, जो इस मिशन को कार्य रूप में, एक प्रकार से कार्य रूप में परिणित करेंगे। अप्रैल 2022 में राज्य के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहाट, असम में भारत का पहला 99.99% जो है शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। और इस प्रस्तावित मिशन में जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसमें जो है इस्पात क्षेत्र को एक हितधारक बनाया गया है। और केरल ने अपने स्वयं के हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था मिशन के लिए एक रणनीतिक रोड मैप, नीति निर्माण और कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य समूह की स्थापना की है, जो हरित हाइड्रोजन में निवेश को सुविधाजनक बनाने और राज्य को हरित हाइड्रोजन केंद्र बनाने के लिए है। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि केरल भी जो है हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। टाटा मोटर लिमिटेड के सहयोग से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने पहले ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का परीक्षण किया था। और दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, अडानी इंटरप्राइजेज है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है और एक्मे सोलर जैसी कंपनियों के पास भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल करने की योजना है। यानी ये सभी जो हैं निकट भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो है सामने आएंगे और उस पर कार्य करेंगे। साथियों, अडानी ने जून 2023 में घोषणा की कि वह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनाने के लिए संयुक्त रूप से फ्रांस की कुल ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेगा। और वहीं अमेरिका स्थित जो ओहमियम इंटरनेशनल ने अमेरिका में जो ओहमियम इंटरनेशनल है, उसने कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री शुरू की है। यहाँ यह ध्यान में लाना भी आवश्यक होगा कि भारत में कुल ऊर्जा की खपत की करीब 80% ऊर्जा जो खपत है उसकी करीब 80% बिजली कोयले से पैदा होती है। और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होता है। तेल शोधन यानी ऑयल रिफाइनरी और इस्पात शोधन संयंत्रों से भी कार्बन उत्सर्जन बहुत होता है। इसलिए बिजली की खपत कम करने और इसके वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देने पर जोर दिया जाता है। इस संबंध में यहाँ पर सौर उत्पादन का विशाल तंत्र विकसित किया जा रहा है और इसके लिए दुनिया के तमाम देशों से करार भी किया गया है। भारत में जैव ईंधन के भंडार बहुत लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकते और फिलहाल जैव ईंधन में एथेनॉल आदि मिलाकर बाहरी देशों पर ईंधन की निर्भरता कम करने की कोशिश भारत में की जा रही है। और लेकिन वह दिन दूर नहीं जब हाइड्रोजन फ्यूल जो है पेट्रोल और डीजल की जगह ले लेगा और इसे बनाने के लिए जो लगने वाली बिजली है वह पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी। हाइड्रोजन फ्यूल बनने की पूरी प्रक्रिया जो है कार्बन उत्सर्जन मुक्त या बहुत कम कार्बन उत्सर्जन वाली होगी और इसलिए इसे जो है भविष्य का ईंधन जो है कहा जा रहा है हाइड्रोजन को। क्योंकि जब इसमें बिजली की जगह पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से यह तैयार की जाएगी तो उससे दो लाभ होंगे। पहला तो कार्बन उत्सर्जन
में कमी आएगी, और दूसरा जो है कीमत भी उसकी कम होगी। अभी हालांकि इसकी एक समस्या यह है कि यह प्रक्रिया जो है तैयार करने की, हरित हाइड्रोजन की प्रक्रिया जो है बहुत अधिक खर्चीली है, और जिसका समाधान हम इस रूप में ले सकते हैं पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा के माध्यम से। लेकिन यह भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है कि सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। कई निजी कंपनियां जो हैं बहुत तेज़ी से इस ओर काम कर रही हैं, और सरकार घरों तक में सोलर पैनल के जरिए एनर्जी पैदा करने को बढ़ावा दे रही है। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अभी हाल में शुरू की गई है। इसके अलावा भारत में 12 महीनों में 9 से 10 महीने जो है सूरज की पर्याप्त रोशनी रहती है, जो हमारे लिए इस मामले में बहुत अच्छी बात है। और देश जो है बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, और जिसका इस्तेमाल हम फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में कर सकते हैं। साथियों, यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि 2015 में पेरिस समझौते में पेरिस में जब जलवायु सम्मेलन हुआ था, तो उसमें उल्लेखनीय पहल करते हुए भारत ने 100 देशों का एक सौर गठबंधन, सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको हम कहते हैं, उसको बनाने की घोषणा की थी। और इस गठबंधन के तहत भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का भारत ने लक्ष्य रखा है। और इसमें से 100 गीगावाट का लक्ष्य जो है भारत पहले ही पूरा कर चुका है। वैसे देखा जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर जो है दुनिया के अनेक देशों से बहुत कम है, और इसे देखते हुए भारत ने अपने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की सीमा जो है 2070 तक कर दी है, 2070 तक। यानी तब भारत जो है पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य भारत ने रखा है, उसको हासिल करने में यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और शायद भारत निर्धारित लक्ष्य से पहले ही अपना जो नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेगा। और वैसे भी हम देखते हैं कि भारत की जो है न केवल देश में बल्कि विश्व में भी जो है जलवायु परिवर्तन की पहल महत्वपूर्ण है, और जिसका लोहा जो है सभी विश्व समुदाय लेता भी है। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद जो भी आप देना चाहें स्वागत है। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर आपसे। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।